नमस्कार, मैं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देखें न्यूज 14। 6 अप्रैल को द्वितीय चरण के 8 सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें बहुत हॉट सीट मानी जाती है। इसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है। तो बात इन सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत की बात बहुत कम हुआ है। किसके पाले में से जाएंगे, क्या कुछ वजह कहते हैं, कितना यहाँ पर मतदान हुआ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयपाल जो हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर के चलेंगे। किन मुद्दों को लेकर के जनता ने मतदान किया है, क्या कुछ रुझान है, किस करवट में बैठेगा, इस पर बात करने के लिए हम सीधा कर लेते हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपका न्यूज पोर्टल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का जो हम लोग को देख रहे हैं इस समय। जी रोशन। जयप्रकाश जी, सीधी बात कर लेते हैं। जैसे सेक्रेटरी का मतदान हुआ है 26 अप्रैल को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीट में शामिल रहे हैं। हालांकि जिस तरह मौसम वगैरह में, लेकिन सियासी पारा कहीं ठंडा नजर आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं पूरे मतदान को इन 8 सीटों में? देखिए रोशन, हमने जैसे पहले चरण में देखा था कि जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने काफी अपना प्रचार किया था, काफी आक्रामक किया था, चाहे सत्ता पक्ष हो भारतीय जनता पार्टी या अपोजिशन में इंडिया गठबंधन, लेकिन हमें जो मतदान प्रतिशत 8 सीटों पर देखने को मिला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, एक सहारनपुर को छोड़कर कहीं भी अपेक्षानुरूप मतदान नहीं, लेकिन उसके बावजूद सहारनपुर में 2019 के मुकाबले कम हुआ था मतदान। वही पैटर्न हमें दूसरे चरण में भी जो अमरोहा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और इन सब 8 सीटों पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं मतदाताओं की नजर से, तो मतदाताओं में इस बार हमें वो उत्साह नजर नहीं आ रहा वोटिंग को लेकर, सरकार बदलनी है या सरकार वापस लानी, इस तरीके का कहीं कोई रुझान नहीं देखने को मिलता और मतदाता बहुत साइलेंट है। और चूंकि विपक्षी गठबंधन ये कह रहे हैं कि इस बार हमारे पक्ष में वोट पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बढ़त ली है, लेकिन बढ़त ली है या नहीं है, जो दोनों पक्षों के दावे हैं वो हमें 4 जून को पता चलेंगे। लेकिन जो वोटरों का रुझान होता है उससे हम थोड़ा सा पैटर्न जब फॉलो करते हैं तो हमें कुछ चीजों के राजनीतिक रूप से संकेत मिलते हैं। तो कैसा, अब इन दूसरे चरण में जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ, इनमें 7 में 2019 में बीजेपी जीती थी, सिर्फ अमरोहा छोड़कर। अमरोहा में दानिश अली ही इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार है, जबकि 2019 में वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद चुने गए थे, तब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन इस बार अमरोहा में 8 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी 6% कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये है कि कौन वोटर नहीं निकला। अब जिन क्षेत्रों की जो बूथ वाइज आई है, विधानसभा बार आई है, तो हम देखते हैं जहां पर बीजेपी ज्यादा वोट गए थे 2019 में, उन बूथों और उन विधानसभाओं में बीजेपी जहां से जीत रही थी वहां वोट नहीं पड़े। जबकि ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन का जहां उम्मीदवार थे वहां भी प्रतिशत गिरा, लेकिन जिस जो समीकरण है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जाति राजनीतिक, तो उसमें इंडिया गठबंधन ने थोड़ी सी बढ़त ली है कि उनका वोट बैंक वहां पर ठीक हुआ है, इसलिए वो थोड़े से कॉन्फिडेंट है दूसरे चरण और पहले चरण को लेकर। लेकिन ये वोट बैंक वाकई में उनके पक्ष में हुआ है या नहीं, ये अभी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, राजनीतिक जो पूर्वानुमान लगाते हैं और हम लोग भी ये सब देखते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 10 साल हो गए, तो एंटी इनकम्बेंसी हर पार्टी के लिए होती है हर राज्य में। जब वो इतने साल यानी 5-5 साल 10 साल दिए है जनता ने, और इस बार जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, देखिए आप अप्रैल मई जून, मतलब 4 जून को सरकार बनेगी किसकी ये पता चलेगा, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, 45, 46, 50 दिन का, जब से आचार संहिता लगी। उस दौर में हो रहा है जब पिछले 45 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसान एनसीआर में सड़कों पर है अपने महंगाई और एमएसपी को रेट को लेकर, और भी कई सारे संगठन है। अभी हमने हाल में उत्तर प्रदेश में देखा जिस प्रकार से 60 लाख परीक्षार्थी पेपर लीक होने के बाद सड़कों पर आ गए, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और वोट परसेंटेज जिस प्रकार से गिरा शहरी क्षेत्रों में, इस बार कस्बाई इलाकों में भी गिरा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। उसके नेता इसीलिए और आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनकी भाषा शैली देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसे पहले चरण से पहले 400 पार 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही थी, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके उनके तमाम नेता ये नहीं कह रहे कि हम 400 पार जा रहे हैं या वो गा रहे हैं, वो कांग्रेस और सपा और जो भी पूरा इंडिया अलायंस है उस पर आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के, जिसे हम राजनीतिक भाषा में थोड़ा सा हताशा
उनकी भाषा में नजर आ रही, वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा जो हमें 2014 या 2019 में देखने को मिला था। तो इन 8 सीटों पर जो अभी अभी जो स्थितियां बन रही है, उसमें इंडिया गठबंधन अगर एक सीट थी 2019 में, अगर वो 2 भी जाते हैं तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा में सेलिब्रिटी हेमा मालिनी चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरे सेलिब्रिटी मेरठ से अरुण गोविल और रामायण में राम श्री राम भूमिका निभा चुका है, वो चुनाव मैदान में है। तो किस तरह से अगर हम देखें सेलिब्रिटी क्या आप बचा पाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिन पर सेलिब्रिटी की तरफ रुझान बढ़ा हो मतदाताओं। देखिए हम मथुरा की बात करते हैं, वहाँ बहुत कम पोलिंग हुई, वहाँ से हेमा मालिनी 2014 में सांसद बनी, 2019 में सांसद बनी, यानी 10 साल वो मथुरा के सांसद नहीं। अगर हम मथुरा की बात करते हैं, सिर्फ बांके बिहारी जी को छोड़ दिया जाए तो पूरे मथुरा में पीने का पानी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी किल्लत है जिसको लेकर वहाँ के लोगों ने विरोध भी करा, और हेमा मालिनी कहती भी रही, लेकिन चूंकि वो बहुत सेलिब्रिटी है, उनके हमने कैसे वायरल वीडियो में देखे, अभी लास्ट में इंटरव्यू वोटिंग से पहले भी, कि मैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के साथ क्यों जाऊँ, पब्लिक के बीच क्यों बैठूं। यही हाल अरुण गोविल का कि वो कार से उतरे ही नहीं। तो ये चीजें भाजपा वालों को भी काफी अखर रही थी कि जिस तरीके के सेलिब्रिटी उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं इस दौर में, काम जो पब्लिक कनेक्ट नहीं है इस समय जनता से, यानी पब्लिक कनेक्शन जिस पॉलिटिकल लीडर का नहीं है, उसके लिए चुनाव टफ है। तो जनता भी समझ रही है सेलिब्रिटी आते हैं, अगर हम चुनाव जिता देते हैं, अगर हमारा काम होगा तो हम किसके पास। मेरठ के लोग भी यही कह रहे हैं, क्योंकि मेरठ में स्पोर्ट इंडस्ट्री नोटबंदी और जीएसटी के बाद उसका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो गया। तो उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनको उपस्थिति, उनके उनके जो योजनाएं हैं या जिन योजनाओं से उन्हें लाभ मिल सकता है उसके लिए प्रयास करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। चूंकि राजेंद्र अग्रवाल जी जो सांसद थे अभी तक मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के, वो कम से कम लोकल थे, लोगों के बीच बैठते थे, लोग आते थे, उनसे मिलते थे। इस बात को लेकर भी मेरठ में बड़ी नाराजगी है। राजेंद्र अग्रवाल जी का जो व्यवहार है बड़ा सज्जन है, आम लोगों से काफी मिलते हैं, विपक्षी लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। तो जिस तरीके से अरुण गोविल जी को लाए, वो राम के कैरेक्टर में उन्होंने अभिनय किया है, वो एक अलग विषय होगा, लेकिन राजनीति में बतौर सांसद जिस तरीके से वो लाए गए, ऊपर से बिठाए गए, कार्यकर्ताओं का मन था या नहीं था, इसका जो जिस हिसाब से वोटिंग हुई है मेरठ में, वो भी उनके लिए अच्छा फीडबैक नहीं दे रही है अभी तक। और बाकी अंतिम नतीजे हमें 4 जून को ही पता चलेंगे। अगर हम बात करें अरुण गोविल की, तो अरुण गोविल ने भी हाल ही में एक ट्वीट भी किया है कि वो दोहरे चौक के बीच में रहे हैं और जो उनको खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो ये कह रहे कि जय श्री राम नारे के साथ में बात खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरुण गोविल भी हताश नजर आ रहे हैं इस चुनाव लड़ने के बाद। देखिए अरुण गोविल जी अभिनेता तो हैं, लेकिन नेता कहीं से नहीं है। वो हमने जब से नॉमिनेशन करा, जिस तरीके से पत्रकार, चूंकि पत्रकारों का ये जायज काम है कुरेद कुरेद का सवाल निकालना, कोई भी उल्टा जवाब निकलता है तो फिर वो वायरल होता है। पत्रकारों का काम ही है कि आपसे जब सवाल पूछे तो उसका कोई ऐसा जवाब मिले जो चर्चा हो। तो उनके कई, चाहे वो संविधान को लेकर सवाल हो या कुछ भी लेकर हो, और वो उनकी टीस जो चुनाव के अगले दिन ही सुबह चले गए मतदान के, और वो जो उनके ट्वीट में उनकी जो टीस दिखी स्थानीय, निश्चित रूप से उन्होंने स्थानीय के साथ साथ किसी न किसी ऐसे नेता का जिक्र अपने ट्वीट में किया है जो हमें संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी ही नेता है, लेकिन अभी नाम लेना ठीक नहीं है। और बाकी क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है। उन्होंने चुनाव के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया, चुनाव लड़वाया, अब क्या रहा, क्या नतीजे आएंगे, कैसे आएंगे, ये उनका अपना विषय है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेरठ, खासकर मेरठ में अगर पूरा चुनाव देखें तो मेरठ वालों ने शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। अगर हम बात करें बागपत की, बागपत अपने आप में 4 बहुल्य क्षेत्र है, 4 टोकड़ वहां पर कहा जाता है। तो रालोद से वहां पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, हालांकि इंडिया गठबंधन जिससे वो ताल्लुक रखते हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सेकंड पे पहले 21 जून को, जो 21 अप्रैल को एक महापंचायत की बात हुई थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। किस तरह का देखते हैं, क्या जाट गढ़ अपने आप में वहाँ रालोद प्रत्याशी जीत पाएंगे? देखिए बागपत जो है बेसिकली पूरी जाट बाहुल्य लोकसभा सीट है। सभी को वहाँ पर जो समीकरण बनते हैं, जाट और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, किसान, पूरी किसान बेल्ट में मजबूत है। चौधरी चरण सिंह जी वहाँ से सांसद रहे, अजीत सिंह भी वहाँ पर सांसद रहे, तो उनको ये सीट मिली है। तो ये बड़ा टफ है अभी कह पाना, और अगर रालोद वहाँ से जीत जाता तो कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने वहाँ पर जो अभी जो हमको बतौर पत्रकार या जो पॉलिटिकल इनपुट मिले हैं, काफी अच्छी फाइट ली है। क्यों? क्योंकि जाट पूरी तरीके से
जो जयंत चौधरी है उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी, पिछले 2-3 साल से किसान आंदोलन को लेकर जिस पार्टी के खिलाफ वो मोर्चा संभाले हुए, अचानक आप इलेक्शन से 15-20 दिन या 1 महीना पहले आप उनके साथ शामिल हो जाओ, तो हम जनता में जाके क्या जवाब देंगे। तो एक बड़ा वर्ग इस बात से भी नाराज था, और उसकी नाराजगी वोट्स के रूप में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मामला है वो पूरी तरीके से 50-50 है। अभी कुछ कौन लीड लेगा इस बारे में किसी भी, मतलब हमने कई सारे सर्वे जो पूर्वानुमान लगाते हैं, अभी तक कहीं भी बागपत को लेकर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि दोनों में से कोई भी लीड ले सकता है। लेकिन हाँ, 51 जरूर रालोद और भाजपा गठबंधन है वहां पर। अलीगढ़ और रोहतक किस तरह के रुझान देखने को मिले हैं, क्योंकि अब मतदान हो चुके लोग अब पूरे समीकरणों पर बात कर रहे हैं, कोई अपने प्रत्याशी को जीत का दावा कर रहा है, कोई समीकरण को जोड़ तोड़ लगा हुआ है। देखिए, अलीगढ़ पूरे ब्रिज क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ताला उद्योग बड़े ही स्ट्रगल, मतलब संघर्ष कर रहा है इस समय, जैसे पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसी प्रकार से ताला उद्योग भी। और भाजपा पे ये दबाव था कि जो सतीश गौतम मौजूदा सांसद प्रत्याशी भी है, तो उनको नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। तो इस बात को लेकर भाजपा के एक धड़े में नाराजगी थी वहां पर, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन उठा सकता है। दूसरा, जो स्थानीय लेवल पर जो जातिगत समीकरण थे वो इंडिया गठबंधन के साथ है अलीगढ़ जैसी सीट पर, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार काफी चुनौती मिली है इंडिया गठबंधन से। अब वो हमें देखना होगा कि वोट के रूप में कितना फायदा ले पाया है इंडिया गठबंधन, और बीजेपी के लिए काफी टफ सीट है निकालना। जी रोशन। बसपा प्रत्याशी देखते हैं सभी 8 सीटों पर जो बसपा प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेरठ के रही हों, चाहे वो बागपत से हों, मथुरा से हों, अलीगढ़ से हों, अमरोहा से हों, बसपा को कहाँ स्टैंड कर रही है बसपा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो कई सीटों पर, जैसे मेरठ में उन्होंने त्यागी समाज से प्रत्याशी दिया, और भी अलग अलग सीटों पर वहाँ के जाति और धर्म के हिसाब से समीकरण दिए, तो वो जो वोट बैंक जिसका भी डेंट मारेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का मार रहे हैं। त्यागी अभी तक वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, अगर त्यागी समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है जैसे मेरठ में, तो नुकसान सीधा सीधा भाजपा को वहां होता हमें दिख रहा। तो ये जो पूरी जो बेल्ट में जहां पर चुनाव हुआ, वहां बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रकार से उम्मीदवार उतारे, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं बनस्पत इंडिया गठबंधन की। तो बसपा के साथ दिक्कत ये रही कि वो किसी भी अलायंस में नहीं आई, इंडिविजुअल लड़ रही है। पिछली बार 2000 से जरूर गठबंधन था, उसके 10 सांसद चुने गए थे। तो इस बार जो उसने शुरुआत करी थोड़ी धीमी करी, लेकिन अब जो उसके नेता है काफी फायर हो रहे हैं। खुद मायावती भी काफी तूफानी कैंपेनिंग कर रही है, आकाश आनंद भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती 2 चरणों में बसपा के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद हमें नजर नहीं आती। तीसरे चरण में जरूर आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे इलाकों में जहाँ उनका अच्छा वोट बैंक है, वहां पर वो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बन के दोनों भाजपा और इंडिया गठबंधन के लिए बन सकती है। जयप्रकाश जी, आखिरी सवाल है, इस तरह से चुनाव से ठीक पहले त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी की मुखातिब कर दी, उसके बाद फिर राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया, और यानी समाज ने भी अगर पश्चिमी प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर नाराजगी जताई है, तो वहीं जाट लैंड रीजन और पश्चिमी प्रदेश के गाजियाबाद से भी जाट लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तो क्या ये जो चुनाव है देखा जाए तो इन समाजों की नाराजगी के बाद किस पर असर ज्यादा पड़ेगा, बसपा पे, इंडिया गठबंधन पे, भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अगर हम जाति के हिसाब से देखें, जिन जाति संगठनों ने इस बार प्रदर्शन करा वो पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका थोड़ा बहुत भी नाराजगी नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये हमें खुल के देखने को मिला। हम मुजफ्फरनगर की सीट पे देखते हैं जहाँ पर संगीत सोम जैसे नेता और संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी थे, दोनों आमने सामने रहे। ठीक है, तो वो भाजपा के बड़े नेताओं ने, खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने भी रैली करी, तो उनकी नाराजगी कम नहीं हुई दोनों की। तो जाहिर सी बात है, नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हमें होता दिख रहा है। और जहाँ तक
पूरे समाज की बात है तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी से उस तरीके से नहीं कटा होगा। उसने हो सकता है बीजेपी को वोट ना दिया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसने इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया होगा। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट है कि जिस भाजपा का जो बेस वोट बैंक है सवर्ण समाज, चाहे वो त्यागी समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, भाजपा का बेस वोट बैंक है। तो ये इतनी एक ही चुनाव में झटक के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, तो ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर और जाके कि अभी जो चुनाव आते हैं, क्योंकि त्यागी समाज की नाराजगी थोड़ी पहले से है। हम श्रीकांत त्यागी का केस लेते हैं नोएडा में, जो उनके साथ उन्होंने घटना की थी, उसके बाद जिस तरीके से उन पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई हुई थी, पूरे त्यागी समाज ने एक तरीके से आंदोलन करा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, सब जगह। तो उसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। वेस्ट यूपी के त्यागी समाज की अहम भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया हुआ, ये कहना भी हमें राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत होगा, क्योंकि सारा समाज का पूरी जिम्मेदारी कोई भी संगठन नहीं ले सकता, क्योंकि भाजपा का बेस ही वोट बैंक है, चाहे वो किसी, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे त्यागी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये भाजपा का बेस वोट बैंक है। और जो इंडिया गठबंधन जो इस बार उतारे हैं, वो SC ST OBC के वोट बैंक को, यानी 85% वोट बैंक को ध्यान में रख के उतारे हैं। और इसीलिए वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव या कांग्रेस ने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उसी समीकरण को ध्यान में रखते उतारे, इसीलिए भाजपा की चिंता की लकीरें उनके माथों पर दिख रही है। कहा तो मत प्रतिशत कम हो, उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए ही थोड़ा थोड़ा खतरा है। लेकिन हाँ, जो अब विधानसभा वार जो रिपोर्ट्स आई हैं पोलिंग एजेंट्स के थ्रू, किस बूथ पर कैसे वोट पड़े, तो हमने देखा है, सारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है। तो जो जिस इलाके का वोट बैंक माना जाता है, वहाँ पर कम पोलिंग हुई, तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता साफ दिख रहा है। अब सीट के रूप में कितना होता है, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रभ जी आपका, आपने स्पोर्टिंग वीडियो कमिटी समझ दिया। तो ये थे हमारा वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश जी, जिन्होंने 26 अप्रैल को मतदान को लेकर के तमाम चर्चा रखी। 8 लोकसभा सीटों पर ये मतदान हुआ है, तो तमाम चीजों को लेकर के बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी सीटों पर प्रत्याशी आमने सामने कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि वोट प्रतिशत कम हुआ है, उसका भी खामियाजा करना शामिल सभी दलों को भुगतना है। आज के बुलेटिन में इतनी, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।